बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है जो ख़वातीन के हवाले से। पाकिस्तान की तकरीबन 52% ऐसी आबादी है जो कि ख़वातीन पे मुश्तमिल है, यानी मर्दों की निस्बत तादाद ख़वातीन की बढ़ गई है। लेकिन उनके मसाइल की जब हम बात करते हैं, स्पेशली हम अगर मूड स्विंग्स की बात करते हैं, उनमें डिप्रेशन की बात करते हैं, उनमें टेंशन की बात करते हैं, ख़वातीन एग्रेशन में बहुत जल्दी आ जाती हैं। वो किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करती बल्कि एकदम से रिएक्ट कर जाती हैं। अच्छा, हमें लग रहा होता है कि ये मिजाज का चिड़चिड़ापन या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमारी तरबियत की वजह से है, ये तो खातून है ही ऐसी। लेकिन जब हम मेडिकली बात करते हैं तो डॉक्टर्स हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आपके जिस्मानी हार्मोन्स तब्दील हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको मूड स्विंग्स आते हैं, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाते हैं, आप टेंशन में चले जाते हैं और आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ख़राब होती हैं। इवन कि जो आपकी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल होना चाहिए वो भी कभी कभी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जिस्मानी हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से होता है। फिर अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, साइकेट्रिस्ट की बात करते हैं, तो हम उनके पास जाना तो वैसे एक टैबू समझते हैं कि लोग कहेंगे पागल हो गए। तो इन चीज़ों को समझना इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि ख़वातीन ऑब्वियसली जब वो बलूगत की उम्र को पहुंचती हैं, उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, शादी होती है हार्मोन्स चेंज होते हैं, बच्चे होते हैं हार्मोन्स चेंज होते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं जिन्हें हमारे माशरे को भी और हमें खुद भी समझने की बहुत ज़रूरत है। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर शबाना मुफ्ती हैं, और ये गायनोकोलॉजिस्ट हैं, हार्मोन स्पेशलिस्ट हैं। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जितना कुछ इंट्रो में मैंने कहा, क्या ख़वातीन को खुद अपने बारे में पता है कि हम ये जो चिड़चिड़ापन है या हमारे मूड स्विंग्स हैं, टेंशन है, ये कहीं ना कहीं हमारी जिस्मानी तब्दीलियों की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने इतनी अच्छी तफसीलन बता दिया कि मुझे लगता है मेरी अब ज़रूरत नहीं। अरे नहीं आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ख़वातीन को खुद ही नहीं पता होता कि उनके जिस्म में क्या हो रहा है। और अगर वो डॉक्टर्स के पास जाएं भी 40 साल के बाद जाके कहें कि हमें न्यू ऑनसेट नया डिप्रेशन एंग्जाइटी हो रहा है या हमें कोई मूड स्विंग्स हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही, वो उनको एंटी डिप्रेशन या स्लीपिंग पिल्स लिख देते हैं। और फिर मियाँ ये समझता है कि शायद नखरे कर रही है बीवी, बच्चे समझते हैं कि पता नहीं माँ को इतना गुस्सा क्यों चढ़ा रहता है। और फिर औरत को खुद भी नहीं समझ आ रही होती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ लेकिन मेरे से कंट्रोल होता नहीं। मेरा जो है ना लैक ऑफ टॉलरेंस हो गया, बच्चों पे मैं क्यों चीखती हूँ, बाद में वो गिल्ट ट्रिप पे चली जाती है, उसको एहसास जुर्म होता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। तो इसकी वजह से जो है ना औरत जो है वो बहुत ज़्यादा डिटैच्ड भी हो जाती है, उसके रिलेशनशिप भी ख़राब होते हैं। और फिर आदमी भी जब सुकून के लिए घर में आता है, और इस एज में औरत जिस तरह से वाइज हो रही होती है, अक्लमंद हो रही होती है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर जो जिस्मानी चेंजेस, साइकोलॉजिकल नफसाती चेंजेस आ रही होती हैं, वो उससे अवेयर नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हार्मोनल फ्लक्चुएशन ही होती हैं इस एज में। जिस रसन बुलूगत में आपने कहा ना, बिल्कुल परफेक्ट कहा, ये उसका ऑपोजिट है। तब हार्मोन ऊपर जा रहे होते हैं और इसमें हार्मोन नीचे जा रहे होते हैं। अच्छा, तो नीचे जाने की वजह से शुरू होता है, कब तक जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है? और ये जो मैंने कहा कि जब लड़कियां जवान हो रही होती हैं, वो वाला फेज ज़्यादा डेंजरस होता है या ये जो अब बता रही है ये वाला ज़्यादा डेंजरस है? उसमें ये होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं। टीनेज बच्चियां अपनी माओं के साथ लड़ रही होती हैं, टेंट्रम दिखा रही होती हैं, उनको अपनी बॉडी का नहीं पता होता, उनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनके बाहर एक्सटर्नल चेंजेस हो रही होती हैं। तो उनको सेल्फ एस्टीम, या अगर उनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, उनके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उनको पता नहीं हमारे पीरियड आने हैं, हमारे जो प्राइवेट एरियाज हैं उन्होंने डेवलप होना है, तो उनको एक गाइडेंस चाहिए होती है, मेंटोर चाहिए होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन वहाँ पे हार्मोन्स बन रहे होते हैं, तो उनकी बीमारियां नहीं हो रही होती। और 20 साल में उनकी पीक पे हार्मोन्स होते हैं, उनके जिस्म को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट जब हार्मोन्स जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपके जिस्म को क्रॉनिक इलनेस से, बीमारियों से बचाते हैं, जब वो नीचे जाना शुरू होते हैं तो फिर ये ज़्यादा खतरा हो जाता है। क्योंकि मूड स्विंग्स अलामात तो एक तरफ है, लेकिन इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और अगर आप 40 साल में इस इन्फ्लेमेशन को ट्रीट नहीं करते तो 60-70 साल में जाके यही इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक इलनेस, मेजर बीमारियां, मेमोरी लॉस, अल्जाइमर डिजीज़, हार्ट अटैक, हर किस्म का कैंसर बढ़ जाता है। तो ये ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अब आप बुढ़ापे की तरफ तो जा रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ जो बीमारियां आ रही हैं
وہ نارمل نہیں ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ علاج کی طرف بھی ہم جائیں گے کہ ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے بات کرنا کتنا ضروری ہے اس پہ, اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ ہم تو چاہے بچیاں بڑی ہو رہی ہیں, ہماری مائیں بھی تھیں, تو ہم تو اس سے بڑا شرم کا ایلیمنٹ سمجھتے ہیں کہ او بات نہیں کرنی, بات نہیں کرنی. اسی کو اویئرنیس کہتے ہیں. اور مینوپاز کی جو اویئرنیس میں نے اسٹارٹ کی جب میں پاکستان میں آئی, تو میں نے ایک موومنٹ اسٹارٹ کی کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں تھا. کیونکہ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں جی ہارمون سے کینسر ہو جاتا ہے, وہ سنتھیٹک ہارمونس تھے, وہ اس کو مکس کر رہے تھے نیچرل ہارمونس کے ساتھ. ان کو ڈسمس کر دیتے تھے کہ یہ تو نارمل ہے, ہماری دادی کو بھی ہوا تھا, نانی کو بھی ہوا تھا, تو تم کون سی بڑی نئی نویلی آ گئی کہ تمہیں نہیں. تو اس کو نارمل سمجھ کے ایکسیپٹ کر لو. حالانکہ یہ ایک ٹرانزیشن ہے جو نیچرل تو ہے, لیکن اس کے ساتھ جو بیماریاں آ رہی ہیں وہ نیچرل نہیں ہے. اگر آپ نے اس کا خیال نہ کیا تو بعد میں جا کے آپ کو میجر بیماریاں اور بڑھاپا اور دوسروں پہ برڈن بن جائیں گے آپ. تو یہ کوالٹی آف لائف کے لیے ہم یہ ہارمونز دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی طرح کا, مجھے اب نہیں پتہ اس بارے میں انفارمیشن, ہمیں ضرور بتائیے کہ ہم ہارمونس لیں گے تو ہم اسکن پہ بال آ جائیں گے, ہم کسی اور طرح کے موٹے ہو جائیں گے, ہمارا جسم پھول جائے گا. یہ وہ ساری متس ہیں یا پھر واقعی ہی ہارمونس لینے سے ہمارا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ کامن ہم یہی سنتے ہیں کہ اگر ہمیں آرٹیفیشل ہارمونس لینے پڑیں گے تو پھر یہ سب کچھ ہوگا. کوئی بھی ایسی دوائی, کوئی بھی ایسی میڈیکیشن جو آپ بغیر مانیٹرنگ کے لیتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. جو لوگ اوور دا کاؤنٹر جا کے لینا شروع کر دیتے ہیں بغیر ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کے, بغیر ڈاکٹر کی مانیٹرنگ کے, اس کو سائیڈ افیکٹ ہوگا. لیکن جن ہارمونس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جس سے بریسٹ کینسر ہو جائے گا, بلڈ کلاٹس ہو جائیں گے, یا اگر کوئی ایسی برتھ کنٹرول پلس لیں گے تو آپ کی کافی مسئلے مسائل ہو جائیں گے, ہارمونل امبیلنس ہو جائیں گے لانگ ٹرم میں, وہ سنتھیٹک ہارمونس ہوتے ہیں. ہم اس ہارمون کی بات کرتے ہیں جو پیری مینوپاز, مینوپاز کا اور کچھ ہارمونل امبیلنس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, وہ نیچرل ہارمونس ہیں. وہ والے ہارمون ہیں جو خدا تعالیٰ نے جوان لڑکی کو ہیلنگ کے, شفا کے, خوبصورتی کے, جوانی کے, ینگ رکھنے کے لیے دیے ہوئے ہیں. اور وہی ہارمون جب نیچے جائیں گے بیماریاں آئیں گی, انفلیمیشن ہوگی, علامات آئیں گی پیری مینوپاز, مینوپاز کی, تو وہی ہارمون واپس کرنے. سنتھیٹک ہارمونس نہیں, نیچرل ہارمونس. نیچرل ہارمونس. اچھا 40s کی آپ نے بات کی ہے, اس ایج میں جا کر کون سے ایسے ہارمونس ہیں جو کہ باڈی میں ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ان کو آرٹیفیشلی, جیسے آپ کہہ رہی ہیں, آپ ریکمینڈ کر سکتی ہیں کہ یہ خواتین لے سکتی ہیں؟ سب سے پہلا ہارمون جب آپ کی مواری خراب ہو رہی ہوتی ہے تو پروجسٹرون, وہ کم ہوتا ہے جو آپ کی اووری سے بن رہا ہے. پھر اس کے بعد ایسٹروجن, وہ والا آپ کی اووری سے بن رہا ہوتا ہے, وہ کم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ٹیسٹوسٹیرون آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. اس طرح ایڈرینل گلینڈ کے کچھ ہارمونس ہوتے ہیں, ڈی ایچ ای, سلفیٹ وغیرہ, وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسکلی اور پھر جب انفلیمیشن ہوتی ہے, کورٹیزول, یہ سارے اسٹریس ہارمونس ہوتے ہیں. ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. پھر کچھ جسم کی گٹ لائننگ میں جی ایل پیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ایپیٹائٹ کو, انسولین ریزسٹنس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ کے برین میں بھی جی ایل پیز بن رہے ہوتے ہیں. اور کچھ میلاٹونن ہوتا ہے جو آپ کی برین کے اندر بن رہا ہوتا ہے. اور سیروٹونن, ڈوپامین, یہ سارے ہیپی ہارمونز افیکٹ ہوتے ہیں ہارمونز کی کمی سے. تو انٹر ریلیٹڈ ہوتا ہے سارا کچھ, یہ ایک ہارمون نہیں ہوتا. اس سب کی کمی کی وجہ سے آپ کو پیری مینوپاز, مینوپاز ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ایک فیمیل ہارمون جو آپ نے صحیح کرنا ہے, نہیں, آپ نے پوری عورت کے سارے ہارمونز کو ٹھیک کرنا ہے, جس کو نیچرل طریقے سے ہم باڈی آئیڈینٹیکل نیچرل ہارمونز کہتے ہیں, BHRT کہتے ہیں, جس کو میں نے پاکستان میں لانچ کیا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسے فوڈ گروپس بھی ہیں جو ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں اگر ہم نیچرلی, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نیچرلی کوشش کرتے ہیں, فوڈ گروپس ہیں. اور دوسرے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے ہاں کے جو ڈرماٹولوجسٹ ہیں, ہمارے ڈاکٹرس ہیں, یا پھر ہمارے جنرل فزیشنس ہیں جن کے پاس ہمیں جانا سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے کوئی بھی بیماری ہو جائے, کیا وہ اتنے اسمارٹ ہیں کہ چیزوں کو سمجھیں اور ہمیں ریکمینڈ؟ اسمارٹ تو سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں, تو انہوں نے ڈگریاں لی ہوتی ہیں جن کے کریڈینشیلز اچھے ہیں. مسئلہ یہ کہ کیا وہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں. ہاں, اگلا سوال یہی ہونے والا تھا کہ کیا وہ زمانے کی جدت کے ساتھ چل رہے ہیں. ایڈوانس سائنس اور جو پچھلے 40 سال کا سائنٹیفک ڈیٹا آیا ہے, اب اس نے پروف کیا ہے کہ جو بایو آئیڈینٹیکل نیچرل ہارمونز ہیں وہ سیف ہیں, وہ بریسٹ کینسر کے خطرے کو کم کرتے ہیں, وہ کلاٹس نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی ٹریننگ نہیں ہے اور ڈاکٹرز کو میڈیکل کالج میں یہ سکھایا نہیں گیا. تو اسمارٹ تو بے تاش ہیں, لیکن جب آپ کو سکھایا نہیں گیا اور آپ نے اس کو پریکٹس نہیں کیا, اور جب آپ پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں یا میڈیکل اسکولز میں ہوتے ہیں, جب پروفیسرز کو نہیں پتا, اسٹوڈنٹس کو کیا پتا ہوگا, اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا, تو اگلے والی جنریشن جو ڈاکٹر ہے اس کو نہیں پتا ہوگا. تو اس کی وجہ سے ڈاکٹرز کی ٹریننگ بھی میں میڈیکل کالجز میں کرتی ہوں. میں نے اپنے ڈاکٹرز کو بھی ٹرین کیا, BHRT پرووائڈرز. تو یہ ایک جرنی ہے, یہ ضروری ہے. اور جہاں تک آپ نے دوسرا کویسچن کیا کیا, دوسرا کویسچن میں نے ایک تو یہ ڈاکٹرز والا کیا تھا, اور دوسرا میں آپ سے ہارمونز کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ کوئی ایسا فوڈ گروپ ہے جس کو خواتین کو
प्रेफर करना चाहिए कि हमें 40s में या फिर प्री मेनोपॉज या इसमें ये खाना जो ट्रीटमेंट है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो बायोइडेंटिकल हार्मोन है जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन है। अब यही चीज़ें आप खुदा की बनाई हुई ग़िज़ा से ले सकते हैं, तो उसमें फाइटो एस्ट्रोजन आ जाते हैं। फाइटो एस्ट्रोजन का मतलब है जो प्लांट बेस्ड होते हैं, जो जड़ी बूटियों से, फूड की ग्रुप से ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 से 3% पोटेंट है एज कम्पेयर टू ट्रीटमेंट जो कि 100% पोटेंट है। तो फाइटो एस्ट्रोजन क्या करते हैं, आप ये कह लो कि एक असल बैग है और एक उसकी कार्बन कॉपी है। तो खुदा ने वो आपकी बहुत ज़्यादा अशिया जो ग़िज़ाएं हैं उसमें पैदा की हुई हैं। ब्रोकली हो गई, ठीक, कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, हरी भरी सब्जियां जितनी हो गई। ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्हें हम रूटीन लाइफ में भी कहते हैं, सैलेड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, लोबिया, सोए प्रोडक्ट्स, टेम्पे, एवोकाडो से कोलेस्ट्रॉल मिलता है, फैट अच्छी हो, थोड़ा घी खाएं उससे भी कोलेस्ट्रॉल आता है, आपके हार्मोन्स बनते हैं। ये सारी वो चीज़ें, नट्स हो गए, आलमंड्स, पंपकिन सीड, चिया, ये सनफ्लावर सीड, सारी चीज़ें आपको मदद करती हैं, ये सप्लीमेंट करती हैं। ये आपको पेरीमेनोपॉज में जाने से पहले भी करनी चाहिए। इसी तरह जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होते हैं, फिश लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, आपका आयरन डेफिशिएंसी ख़त्म होता है, स्ट्रेस को आपने मैनेज करना है, स्लीप अच्छी रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं होता। जब हार्मोन्स ख़त्म हो गए, अंडे ख़त्म हो गए, तो आप बच्चा पैदा करने की सलाहियत तो गई, लेकिन हार्मोन्स भी गए। तो जो चीज़ ख़त्म हुई है वो ट्रीटमेंट देनी है आपने, और वही ट्रीटमेंट उन्हीं रिसेप्टर्स पे जाके काम करेगा ताकि 70 साल में जो आपको बीमारियां आनी हैं ये उसका ट्रीटमेंट है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपने कौन कौन से हार्मोन्स लॉन्च किए हैं और ये किस किस चीज़ से ख़वातीन को निकाल सकते हैं? अच्छा जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने जब ये पूरी नॉलेज देना शुरू किया, डॉक्टर्स को टीच ट्रेन किया, तो वो कहते जी आप सोल्यूशन है नहीं, तो आप अगर ज़्यादा नॉलेज देंगे तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, तो सोल्यूशन तो दें। तो मैंने पाकिस्तान में बायोइडेंटिकल हार्मोन्स जो हैं लॉन्च किए, जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, DHEA वगैरह सब कुछ आता है। लेकिन फिर लोगों ने कहा जी ये तो USA के हैं, ये तो महंगे बहुत हैं, इसको कॉस्ट इफेक्टिव करें। मैंने पिछले 2-3 साल से इसके ऊपर काम कर रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी का मिशन विजन बना लिया कि अल्लाह मियाँ मुझे इस काबिल करे कि मैं पाकिस्तान में इसको कॉस्ट इफेक्टिव कर दूँ, सेम क्वालिटी के साथ, सेम स्टैंडर्ड के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको लॉन्च किया। ये है जी बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव। मुलाजमा को भी होना है, आपके घर में हर औरत, अम्मी, दादी, नानी, सबको मेनोपॉज हो गया हुआ है। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं जो 40s में हैं, अगर आप इसको अर्ली स्टार्ट करेंगे एस्ट्रोजन को, और ये मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताती हूँ कि ये आपकी वेजिनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ब्लैडर इन्फेक्शन और जो UTI होते हैं उसमें आपने लोकली वेजिनल एस्ट्रोजन और DHEA लगाना होता है। ये स्किन की खूबसूरती के लिए एस्ट्रियोल, ये मेरा ख्याल है कि हमारी खवातीन सबसे ज्यादा जो है ना वो इसी पे जाएंगी, क्योंकि बढ़ती एज के साथ आपका कोलेजन कम होता है और आपके बेटा रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के ऊपर, और उसके ऊपर आपका एस्ट्रोजन काम करता है। मेनोपॉज के बाद 30% आपका कोलेजन कम होता है। तो अगर आप स्किन पे एस्ट्रियोल लगाएंगे किसी भी स्किन सीरम के साथ तो ये आपको फायदा ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए कि क्या वो जो हमें जल्दी बहुत है ना, हमारे मिजाज में जल्दी बहुत है कि हमें चाहिए होता है कि इधर से हम तो एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं, रात की खुराक खाते हैं, सुबह तक हमें चाहिए होता है, वो हमें आराम चाहिए। क्या ये जितने भी हार्मोन्स हमें डॉक्टर रेकमेंड करते हैं ये फौरी तौर पे असर करते हैं? नहीं, ये जर्नी है। ये देखिए जो सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आ रही, हड्डियों में जोड़ों में दर्द है, पसीने आ रहे हैं आपको, वजन गेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, जब ये एस्ट्रोजन आप लगाएंगे तो ये अलामात कम करेगा। लेकिन इन द लॉन्ग रन, जो आपने पहले क्वेश्चन किया था, आपका 60-70 साल में अगर अर्ली 40s में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका अल्जाइमर डिजीज का खतरा कम होगा बाय 30 to 70%। जो आपका मेमोरी खत्म हो जाता है, आपने दादी को देखा होगा, नानी को। उसी तरह जो ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस है, जो हड्डियों की बीमारियां होती हैं, हड्डियां बुरबरी होती हैं, हड्डियों का फ्रैक्चर होता है, और 50 साल के बाद हर 2 में से एक को होना है। अगर ये आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ना सिर्फ बोन को ब्रेक डाउन होने से बचाता है, ये बोन की रिजुविनेशन करता है, नए सेल बनाता है, हर किस्म के कैंसर को भी कम करेगा, हर किस्म की इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, वजन को कम करेगा, और आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए और हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुझे अब ये बताइए कि ख़वातीन, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि 52% है तकरीबन मर्दों की निस्बत ख़वातीन ज़्यादा हो गई हैं पाकिस्तान में। हम कितनी अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, हम उनको अवेयर करने की कितनी कोशिश करें, चाहे वो महकमा हेल्थ की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, हमारा विमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है, हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट है,
किस हद तक काम हो रहा है, सिवाय 8 मार्च को तो हम देखते हैं रेलियां शेलियां निकल आती हैं, रूटीन में किस चीज़ की कमी है आपको? हर चीज़ का काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, थैलेसीमिया से लेके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से लेके सर्विकल कैंसर से लेके ब्रेस्ट कैंसर से लेके जो काम नहीं हो रहा, और मैं सिर्फ उसकी BHRT स्पेशलिस्ट पाइनियर हूँ, आई एम द ओनली वन इन पाकिस्तान, और 3 साल से मैं इसके पीछे पड़ी हुई हूँ, और अब मैंने जाके डॉक्टर्स को पर्सनली टीच एंड ट्रेन किया है। ये देखिए, अगर डॉक्टर ट्रेन नहीं है और वो हाथ पकड़ के आपको इसको, क्योंकि आम डॉक्टर इसको कह देता है ये नेचुरल है, उसको डिसमिस कर देते हैं, बिल्कुल डिसमिस कर देते हैं। तो अभी बहुत काम रहता है और मैं इसके ऊपर दिन रात काम कर रही हूँ, खाली मेडिसिन को लॉन्च करना नहीं। अब मेरा अगला मकसद ये है कि हर घर में, चाहे वो देहात है, वो सिंध का कोई रिमोट इलाका है, कोई थर का रिमोट इलाका है, कम से कम ये इन्फॉर्मेशन हर एक को हो, लेना ना लेना, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, बुढ़ापा कैसे गुजारना है, एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो, वो बाद में कर लें, लेकिन नॉलेज तो हो ना, पता हो कि आपके साथ हो क्या रहा। आप अपना डिसीजन लो ताकि आपको बाद में पछतावा ना हो कि हाय मैं हार्मोन 10 साल पहले लेती, मैं डॉक्टर मुफ्ती के डॉक्टर्स के पास चली जाती तो आज मेरे जो है जोड़ों में, या मेरा नी रिप्लेस ना होता, या मैं व्हील चेयर पे ना बैठती, मैं बहू के ऊपर बर्डन ना बनती। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये तो बड़ी प्यारी आपने बात कर दी है। मुझे ये बताइए कि आप तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, फीमेल जो वर्किंग होती है, कहीं ना कहीं हमें सोच आती है दूसरों को देख के कि नहीं इनके लिए कुछ होना चाहिए। गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कोई कोलैबोरेशन का प्लान है? क्योंकि जब गवर्नमेंट इस तरह के इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व होती है तो चीज़ें ज़्यादा हम स्प्रेड कर पाते हैं, ज़्यादा दूर तक। NGOs के साथ, और मैंने कुछ NGOs के साथ कोलैबोरेट भी किया है, और उसके बाद टेबल टॉक्स, और अभी हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, और अब इंशाल्लाह घर घर में जब ये इन्फॉर्मेशन जाएगी तो मैं काफ़ी ऑफिशियल्स के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये मेडिसिन को लॉन्च करना और अवेयरनेस ये बहुत बड़ा चैलेंज था। एक चैलेंज मैंने ख़त्म किया है कि इसको मैंने कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया है, और अब मैं ये चाह रही हूँ कि गलत लोग इसको गलत तरीके से मॉनिटर ना करें, क्योंकि अगर डॉक्टर ट्रेन नहीं होंगे और सिर्फ खुला सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे, उनको पता नहीं फायदे की चीज़ भी नुकसानदा हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसकी वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर्स को सही ट्रेन किया जाए, हमारे करिकुलम में ये बात आए, और उसके बाद हम आने वाली जनरेशन्स को बता सकें कि अपनी हेल्थ को 40s में कैसे करना है, ताकि 70 साल में हम व्हील चेयर पे ना बैठें। डॉक्टर साहिबा, एक आखिरी सवाल है और वक्त खत्म होने वाला है, छोटा सा आंसर कर दीजिएगा कि मर्दों को भी ट्रेन करने का कोई हिसाब लगाए ना, क्योंकि घरों में सबसे ज़्यादा बेचारी खवातीन को वही डांट रहे होते हैं कि इसका तो यही मिजाज है, ये तो ऐसे ही करती है, इसकी तो समझ ही नहीं आती। आदमियों पे फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, घर बाहर का स्ट्रेस घर लेके आ जाते हैं, कोई नफसाती मसला ना हो, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर सिर्फ उनके हार्मोन्स की बात की जाए तो खुदा ताला ने उनको डिफरेंट बनाया। आजकल केमिकल्स, टॉक्सिन्स, नहीं मैं मर्दों की ट्रेनिंग के खवातीन को समझें, वो अच्छा, मैंने कहा शायद मर्दों मेनोपॉज होता है कि नहीं, मैं ये सोचा। अच्छा, वैसे खवातीन को समझें कि उनको थोड़ी स्पेस दें, स्पेशली हमारी सोसाइटी में। एब्सोल्युटली, मैं जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस करती हूँ, मैं कहती हूँ कि अपनी बच्चियों को भी लेकर आएं ताकि उनको PCOS और आने वाली हेल्थ पता चले, उससे ज़्यादा अपने हस्बैंड को बताएं। हस्बैंड समझते हैं कि हमारी औरत ड्रामे नखरे दिखा रही है, इसको 40s में जाके क्या हो गया, फिर वो घर में ध्यान देने की बजाय बाहर ध्यान दे रहे होते हैं। तो अगर उनको ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो पूरी फैमिलीज बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद रही, और यकीनी तौर पर इस सेशन का मकसद जो डॉक्टर साहिबा कॉज लेके चल रही हैं, ये एक तरह का उसी में थोड़ा सा अपना हिस्सा था कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सारी खवातीन तक मैसेज पहुंचेगा कि आपने अपना किस तरह से ख्याल रखना है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स पे बात करेंगे।